नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप सिंह स्वागत करता हूं हमारे अपने चैनल धुरंधर क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि दोस्तों हमारी चर्चा चल रही थी अंतःस्रावी तंत्र एंडोक्राइन सिस्टम के ऊपर हमारी चर्चा चल रही थी और इससे रिलेटेड हम एमसीक्यू क्वेश्चन कर रहे थे। तो इससे आगे के क्वेश्चन हम आज की क्लास में करेंगे, तो क्लास में एंड तक बने रहिए। हम क्लास को बिना देरी के शुरू करते हैं। यहाँ पे 46 नंबर का क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे हमें क्वेश्चन दे रखा है कि पुरुष लक्षण प्रदान करने वाला हार्मोन है। पुरुष लक्षण प्रदान करने वाला हार्मोन कौन सा है? यदि आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आता है एक बार में, तो क्वेश्चन को वापस दोबारा रिपीट करके पढ़ लेना और इसके बाद आंसर को टिक करिए। यहाँ पे हमें दे रखा है कि पुरुष लक्षण प्रदान करने वाला हार्मोन कौन सा है। यहाँ पे ए ऑप्शन दे रखा है एस्ट्रोजन, बी ऑप्शन दे रखा है प्रोजेस्टेरोन, सी ऑप्शन दे रखा है एंड्रोजन, डी ऑप्शन दे रखा है प्रोलेक्टिन। चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? पुरुष लक्षण प्रदान करने वाला हार्मोन कौन सा है? तो पुरुष लक्षण प्रदान करने वाला हार्मोन कौन सा है? देखो यहाँ पे ए ऑप्शन हमें एस्ट्रोजन दे रखा है। एस्ट्रोजन गलत हार्मोन, गलत हो जाएगा, क्योंकि एस्ट्रोजन तो महिला हार्मोन होता है। एस्ट्रोजन कैसा हार्मोन होता है? तो एस्ट्रोजन महिला हार्मोन होता है, इसलिए एस्ट्रोजन गलत हार्मोन है। यहाँ पे तो हमें पुरुष हार्मोन की बात करनी है और यहाँ पे एस्ट्रोजन तो महिला हार्मोन दे रखा है। बी ऑप्शन हमें प्रोजेस्टेरोन दे रखा है। प्रोजेस्टेरोन भी महिला हार्मोन होता है, इसलिए ये भी गलत ऑप्शन है। यहाँ पे सी ऑप्शन हमें एंड्रोजन दे रखा है, तो एंड्रोजन ये राइट ऑप्शन होगा, क्योंकि एंड्रोजन पुरुष लक्षण प्रदान करता है, इसलिए एंड्रोजन इसका राइट ऑप्शन है। डी ऑप्शन हमें प्रोलेक्टिन दे रखा है। प्रोलेक्टिन भी गलत ऑप्शन होगा, क्योंकि प्रोलेक्टिन दूध उत्पादन से संबंधित होता है, इसलिए यहाँ पे प्रोलेक्टिन भी गलत ऑप्शन है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन राइट है? एंड्रोजन, सी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। यदि पूछा होता कि निम्न में से महिला हार्मोन कौन से है, तो महिला हार्मोन में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दोनों हम राइट ऑप्शन कर लेते, ए और बी दोनों राइट ऑप्शन हो जाते। लेकिन यहाँ पे पूछा गया है कि पुरुष लक्षण प्रदान करने वाला हार्मोन कौन सा है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा एंड्रोजन, क्योंकि एंड्रोजन पुरुष लक्षण प्रदान करता है। और दूध उत्पादन संबंधित हार्मोन कौन सा है? तो प्रोलेक्टिन हार्मोन राइट ऑप्शन होता है। दूध उत्पादन से संबंधित बात की जाती है। तो मैंने आपको चारों ऑप्शन के बारे में बता दिया। महिला हार्मोन कौन कौन से है? तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन ये दोनों महिला हार्मोन है, ये पुरुष हार्मोन है, और ये प्रोलेक्टिन दूध उत्पादन से संबंधित हार्मोन है। अब आगे हम बात करते हैं 47 नंबर के क्वेश्चन के ऊपर। यहाँ पे ये क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे हमें 47 नंबर का क्वेश्चन दे रखा है कि कौन सी ग्रंथि दुग्ध निष्कासन हार्मोन ऑक्सीटोसिन का स्रावण करती है? कौन सी ग्रंथि दुग्ध निष्कासन हार्मोन ऑक्सीटोसिन का स्रावण करती है? यहाँ पे ए ऑप्शन दे रखा है पीयूष ग्रंथि, बी ऑप्शन दे रखा है थायराइड ग्रंथि, सी ऑप्शन दे रखा है पैराथायराइड ग्रंथि, और डी ऑप्शन दे रखा है एड्रिनल ग्रंथि। चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? कौन सी ग्रंथि दुग्ध निष्कासन हार्मोन ऑक्सीटोसिन का स्रावण करती है? कौन सी ग्रंथि करती है? तो पीयूष ग्रंथि करती है, इसलिए कौन सा ऑप्शन राइट है? ये ऑप्शन पीयूष ग्रंथि राइट ऑप्शन है, क्योंकि हम जानते हैं कि पीयूष ग्रंथि ऑक्सीटोसिन स्रावित करती है, जो दुग्ध निष्कासन और प्रसव में मदद करती है, और यह हार्मोन पच्च पीयूष से आता है, इसलिए पीयूष ग्रंथि इसका राइट ऑप्शन है। इसलिए ए ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। थायराइड ग्रंथि गलत ऑप्शन हो जाएगा, पैराथायराइड भी गलत ऑप्शन हो जाएगा, और एड्रिनल ग्रंथि भी गलत ऑप्शन हो जाएगा। अब आगे हम बात करते हैं 48 नंबर के क्वेश्चन के ऊपर। यह 48 नंबर का क्वेश्चन देखिए। ये देखिए, यहाँ पे हमें 48 नंबर का क्वेश्चन दे रखा है कि किस हार्मोन के स्रावित होने से हृदय गति बढ़ जाती है? किस हार्मोन के स्रावित होने से हृदय गति बढ़ जाती है तथा उत्तेजना का अनुभव होता है? किस हार्मोन के स्रावित होने से हृदय गति बढ़ जाती है तथा उत्तेजना का अनुभव होता है? ए ऑप्शन हमें दे रखा है कोर्टिसोन, बी ऑप्शन दे रखा है इंसुलिन, सी ऑप्शन दे रखा है एड्रेनलिन, और डी ऑप्शन दे रखा है टेस्टोस्टेरोन। चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? यहाँ पे हमें क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक समझने की कोशिश करें और इसके बाद ऑप्शन को टिक करें। यहाँ पे हमें क्वेश्चन दे रखा है कि किस हार्मोन के स्रावित होने से हृदय गति बढ़ जाती है तथा उत्तेजना का अनुभव होता है? किस हार्मोन के स्रावित होने से ऐसा होता है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा एड्रीनलिन। कौन सा ऑप्शन राइट है? एड्रीनलिन, सी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि एड्रीनलिन हृदय गति बढ़ाता है और उत्तेजना का अनुभव कराता है, इसलिए एड्रीनलिन इसका राइट ऑप्शन है। यहाँ पे हमें क्या पूछा गया था? हृदय गति बढ़ने से संबंधित बात की गई थी। हृदय गति बढ़ने से संबंधित बात की गई थी, और उत्तेजना का अनुभव कब करवाता है यह हमें पूछा गया था। तो इसका कौन सा ऑप्शन राइट है? सी ऑप्शन एड्रीनलिन इसका राइट ऑप्शन है, क्योंकि एड्रीनलिन हृदय गति बढ़ाता है और उत्तेजना का अनुभव कराता है। क्यों
कराता है ये भी आपको ध्यान होना चाहिए, क्योंकि यह तनाव प्रतिक्रिया में सक्रिय होता है, इसलिए यहाँ उत्तेजना का अनुभव कराता है। तो इसलिए एड्रेनलिन के बारे में आपको ये ध्यान होना चाहिए कि एड्रेनलिन हृदय गति बढ़ाता है और उत्तेजना का अनुभव कराता है। क्यों कराता है ये यदि पूछ लिया जाता है तो यहाँ पे यह तनाव प्रतिक्रिया में सक्रिय हो जाता है, इसलिए उत्तेजना का अनुभव कराता है और हृदय गति बढ़ जाती है। इसलिए सी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। कोर्टिसोन गलत ऑप्शन हो गया, इंसुलिन गलत ऑप्शन हो गया और टेस्टोस्टेरोन गलत ऑप्शन हो गया। अब हम देखेंगे 49 नंबर के क्वेश्चन के ऊपर। यहाँ पे हमें 49 नंबर का क्वेश्चन दे रखा है कि आयोडीन युक्त हार्मोन है। आयोडीन युक्त हार्मोन कौन सा है? यहाँ पे ए ऑप्शन हमें दे रखा है एड्रिनलिन, बी ऑप्शन दे रखा है इंसुलिन, सी ऑप्शन दे रखा है ग्लूकागोन और डी ऑप्शन दे रखा है थायरोक्सिन। चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? आयोडीन युक्त हार्मोन निम्न में से है। कौन सा आयोडीन युक्त हार्मोन है? एड्रिनलिन आयोडीन युक्त है या फिर इंसुलिन है, ग्लूकागोन गोन है या फिर थायरोक्सिन है? तो कौन सा आयोडीन युक्त हार्मोन है? तो थायरोक्सिन आयोडीन युक्त हार्मोन है। इसलिए कौन सा ऑप्शन राइट है? 2 मिनट, कौन सा ऑप्शन राइट है? डी ऑप्शन थायरोक्सिन इसका राइट ऑप्शन है, क्योंकि थायरोक्सिन आयोडीन युक्त हार्मोन होता है जो थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है और इसके निर्माण के लिए आयोडीन बहुत जरूरी होते हैं या फिर बहुत आवश्यक होते हैं, और इसकी कमी से घेंगा जैसी बीमारी होती है। तो यहाँ पे आयोडीन के बारे में सभी बातें आपको ध्यान में रखनी है। जैसे यहाँ पे ए ऑप्शन एड्रिनलिन तो गलत ऑप्शन हो गया, इंसुलिन भी गलत ऑप्शन हो गया और ग्लूकागोन भी गलत ऑप्शन हो गया। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आपको ये ध्यान में रखना है कि आयोडीन हार्मोन की कमी से घेंगा रोग होता है और घेंगा जैसी बीमारी होती है। और यहाँ पे हमें पूछा गया था कि आयोडीन युक्त हार्मोन निम्न है, तो कौन सा आयोडीन युक्त हार्मोन? तो थायरोक्सिन आयोडीन युक्त हार्मोन है। यह थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है और इसके निर्माण के लिए आयोडीन आवश्यक होता है। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसकी कमी से घेंगा रोग होता है। तो यहाँ पे ये तीन चारों बातें आपको ध्यान में रखनी है। और एड्रिनलिन, इंसुलिन और ग्लूकागोन तो गलत ऑप्शन हो गए और थायरोक्सिन इसका राइट ऑप्शन है। आगे हम बात करते हैं 50 नंबर के क्वेश्चन के ऊपर। यहाँ पे हमें 50 नंबर का क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक समझिए। यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है कि थायराइड ग्रंथि एक हार्मोन का उत्पादन करती है जिसे कहते हैं, थायराइड ग्रंथि एक हार्मोन का उत्पादन करती है जिसे कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं? यहाँ पे ए ऑप्शन हमें दे रखा है TSH, बी ऑप्शन दे रखा है ADH, सी ऑप्शन दे रखा है T4 और डी ऑप्शन दे रखा है FSH। चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? थायराइड ग्रंथि एक हार्मोन का उत्पादन करती है जिसे क्या कहते हैं? थायराइड ग्रंथि एक हार्मोन का उत्पादन करती है जिसे क्या कहते हैं? तो जिसे क्या कहते हैं? तो देखो यहाँ पे T3 दे रखा होता तब भी इसका राइट ऑप्शन होता और T4 दे रखा होता तब भी इसका राइट ऑप्शन होता, क्योंकि थायराइड ग्रंथि एक हार्मोन उत्पादन करती है जिसे क्या कहते हैं? तो जिसे T3 या फिर T4 कहते हैं, क्योंकि T4 को हम थायराइड ग्रंथि कहते हैं और T3 को हम ट्राइजोडोथायरोनिन कहते हैं। यह दोनों हार्मोन का उत्पादन करती है। थायराइड ग्रंथि होती है जहाँ थायराइड ग्रंथि और ट्राइजोडोथायरोनिन दोनों का उत्पादन करती है, जो शरीर के चयापचय को नियंत्रित करता है। और यह हार्मोन भोजन को ऊर्जा और मांसपेशियों के कार्य और मस्तिष्क के विकास और हड्डियों के रख रखाव में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को भी नियंत्रित करता है। इसलिए T4 और T3 इसका राइट ऑप्शन होगा। लेकिन यहाँ पे हमें T3 नहीं दे रखा है, केवल और केवल T4 दे रखा है, इसलिए T4 इसका राइट ऑप्शन है। TSH ये गलत ऑप्शन है, ADH ये भी गलत ऑप्शन है और FSH ये भी गलत ऑप्शन है। यदि दे रखा होता T3 और T4 दोनों दे रखा होता तो T3 और T4 दोनों इसका राइट ऑप्शन होता। यदि T4 की जगह T3 दे रखा होता तब भी इसका राइट ऑप्शन होता, क्योंकि आपको दोनों बातें ध्यान में रखनी है। क्योंकि यहाँ पे हमें क्वेश्चन पूछा गया, आपको एग्जाम में T3 मिले तो भी इसको राइट आंसर कर लेना और T4 मिले तो भी इसका राइट ऑप्शन कर लेना, क्योंकि यहाँ पे दोनों राइट है। क्योंकि हम जानते हैं कि थायराइड ग्रंथि एक हार्मोन का उत्पादन करती है जिसे क्या कहते हैं? तो थायराइड ग्रंथि या ट्राइजोडोथायरोनिन कहते हैं। थायराइड ग्रंथि को T4 कहते हैं और ट्राइजोडोथायरोनिन को T3 से दर्शाते हैं। यह दोनों का उत्पादन करती है और यह शरीर के चयापचय को नियंत्रित करता है और यह हार्मोन भोजन को ऊर्जा और मांसपेशियों के कार्य और मस्तिष्क के विकास और हड्डियों के रखरखाव में परिवर्तन करने को नियंत्रित करता है। इसलिए इसका T3 और T4 दोनों राइट ऑप्शन है। तो यहाँ पे T4 दे रखा है, इसलिए सी ऑप्शन राइट ऑप्शन है, बाकी ये ऑप्शन गलत है ऑप्शन है। अब यहाँ पे देखिए 51 नंबर के क्वेश्चन के ऊपर। यहाँ पे हमें 51 नंबर का क्वेश्चन दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन मानव में प्रसव के दौरान प्रमुख भूमिका निभाता है? निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन है वो मानव के
प्रसव के दौरान प्रमुख भूमिका निभाता है? कौन सा हार्मोन मानव के प्रसव के दौरान प्रमुख भूमिका निभाता है? यहाँ पे ए ऑप्शन हमें दे रखा है प्रोजेस्टेरॉन, बी ऑप्शन दे रखा है एस्ट्रोजन, सी ऑप्शन दे रखा है ऑक्सीटोसिन और डी ऑप्शन दे रखा है प्रोलैक्टिन। चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? यदि आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो क्वेश्चन को रिपीट करके पढ़ लेना, लेकिन गलत आंसर टिक नहीं करना है। देखो यहाँ पे हमें पॉजिटिव वे में क्वेश्चन पूछा गया है, पॉजिटिव आंसर टिक करना है। देखिए यहाँ पे बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन मानव में प्रसव के दौरान प्रमुख भूमिका निभाता है? कौन सा प्रसव के दौरान प्रमुख भूमिका निभाता है? तो ऑक्सीटोसिन। सी ऑप्शन ऑक्सीटोसिन इसका राइट ऑप्शन होगा, क्योंकि ऑक्सीटोसिन हार्मोन मानव में प्रसव के दौरान प्रमुख भूमिका निभाता है, इसलिए ऑक्सीटोसिन इसका राइट ऑप्शन है। यहाँ पे ए ऑप्शन हमें प्रोजेस्टेरोन दे रखा है, ये गलत ऑप्शन है। बी ऑप्शन हमें एस्ट्रोजन दे रखा है, ये भी गलत ऑप्शन है। और डी ऑप्शन हमें प्रोलैक्टिन दे रखा है, ये भी गलत ऑप्शन है। यहाँ पे हमें बोला गया था कि कौन सा हार्मोन मानव में प्रसव के दौरान प्रमुख भूमिका निभाता है? तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन मानव में प्रसव के दौरान प्रमुख भूमिका निभाता है। मतलब मानव में प्रसव के दौरान इसको हम संतान को जन्म देने की प्रक्रिया के दौरान प्रमुख भूमिका निभाता है, ऐसा भी हम कह सकते हैं। तो यहाँ संतान को जन्म देने की प्रक्रिया में ऑक्सीटोसिन प्रमुख भूमिका निभाता है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो इसका ऑक्सीटोसिन सी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। अब आगे हम बात करते हैं 51 नंबर का क्वेश्चन हो गया। अब हम 52 नंबर के क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। ये देखिए, ये देखिए यहाँ पे हमें क्वेश्चन दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा थायराइड हार्मोन द्वारा नियंत्रित नहीं होता है? देखो यहाँ पे हमें नेगेटिव वे में क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा थायराइड हार्मोन द्वारा नियंत्रित नहीं होता है? कौन सा थायराइड हार्मोन द्वारा नियंत्रित नहीं होता है? यहाँ पे ए ऑप्शन हमें दे रखा है बेसल चयापचय दर, बी ऑप्शन दे रखा है रक्त कैल्शियम स्तर, सी ऑप्शन दे रखा है विटामिन डी का संश्लेषण और डी ऑप्शन दे रखा है कार्बोहाइड्रेट का चयापचय। चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? निम्नलिखित में से कौन सा थायराइड हार्मोन द्वारा नियंत्रित नहीं होता है? कौन सा थायराइड हार्मोन द्वारा नियंत्रित नहीं होता है? देखो यहाँ पे पॉजिटिव वे में क्वेश्चन पूछा है, तब आपको पॉजिटिव वे में आंसर देना है, और नेगेटिव वे में क्वेश्चन पूछा हुआ है तब नेगेटिव वे में आंसर देना है। तो यहाँ पे पॉजिटिव वे में पूछा हुआ है या नेगेटिव वे में? देखो यहाँ पे हमें लास्ट में नहीं दे रखा है, नहीं मतलब नेगेटिव आंसर हमें टिक करना है। नेगेटिव आंसर टिक करना है। निम्नलिखित में से कौन सा थायराइड हार्मोन द्वारा नियंत्रित नहीं होता है? तो देखो बेसल चयापचय दर, बेसल चयापचय दर यह तो थायराइड हार्मोन द्वारा नियंत्रित होता है, इसलिए ये तो पॉजिटिव वे में पूछा होता तब इसको राइट आंसर करते हैं, लेकिन नेगेटिव वे में पूछा हुआ इसलिए एक गलत ऑप्शन है। दूसरा दे रखा है रक्त कैल्शियम स्तर। देखो रक्त कैल्शियम स्तर ये भी थायराइड हार्मोन द्वारा नियंत्रित होता है, इसलिए ये भी गलत ऑप्शन है। ये भी गलत ऑप्शन है। अब यहाँ पे ये भी गलत ऑप्शन होगा। देखो यहाँ पे दे रखा है विटामिन डी का संश्लेषण। विटामिन डी का संश्लेषण, देखो यहाँ पे विटामिन डी का संश्लेषण थायराइड हार्मोन द्वारा नियंत्रित थोड़ी होता है। तो विटामिन डी का संश्लेषण तो यहाँ पे हमें नेगेटिव वे में पूछा गया था, इसलिए यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि विटामिन डी का संश्लेषण थायराइड हार्मोन द्वारा नियंत्रित नहीं होता है, इसलिए विटामिन डी का संश्लेषण दे रखा है, इसलिए यहाँ पे सी ऑप्शन गलत ऑप्शन है। और यहाँ पे नेगेटिव वे में पूछा गया था, इसलिए सी ऑप्शन राइट ऑप्शन कर लिया हमने। और डी ऑप्शन दे रखा है कार्बोहाइड्रेट का चयापचय। देखो कार्बोहाइड्रेट का चयापचय ये भी थायराइड हार्मोन द्वारा नियंत्रित होता है, तो इसलिए यहाँ पे ये भी सही बात बोली गई है, इसलिए कौन सा ऑप्शन राइट है? सी ऑप्शन राइट है और ए बी डी गलत ऑप्शन है। यदि हमें पूछा गया कि पूछा होता कि निम्नलिखित में से कौन सा थायराइड हार्मोन द्वारा नियंत्रित होता है, ये पूछा होता तब ए बी डी ये तीन ऑप्शन राइट ऑप्शन होते। बेसल चयापचय दर, रक्त कैल्शियम स्तर और कार्बोहाइड्रेट का चयापचय। यदि पॉजिटिव वे में पूछा होता तब ए बी डी इसका राइट आंसर होता, लेकिन नेगेटिव वे में पूछा हुआ है, इसलिए सी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। देखो बेसल चयापचय दर ये दे रखा है, और ये यहाँ पे रक्त कैल्शियम स्तर ये भी दे रखा है और कार्बोहाइड्रेट का चयापचय ये भी दे रखा है। हम जानते हैं कि बेसल चयापचय दर, कार्बोहाइड्रेट का चयापचय ये थायराइड हार्मोन द्वारा नियंत्रित होते हैं, और रक्त कैल्शियम स्तर ये भी थायराइड हार्मोन द्वारा नियंत्रित होता है, इसलिए ए बी डी गलत ऑप्शन है और सी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। अब आगे हम बात करते हैं 52 नंबर के क्वेश्चन के ऊपर। यहाँ पे हमें 52 नंबर का क्वेश्चन दे रखा है कि एड्रीनलिन हार्मोन को 3F हार्मोन भी कहते हैं, जिनमें से एक एफ का अर्थ इनमें से नहीं है। एक एफ का अर्थ निम्न में से नहीं है। कौन सा नहीं है? देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक समझने की कोशिश करिए और इसके बाद ऑप्शन टिक करिए। यहाँ पे हमें बोला गया है कि एड्रीनलिन हार्मोन को 3F हार्मोन भी कहते हैं, इनमें से एक एफ का अर्थ इनमें से नहीं है। कौन सा नहीं है? देखो
थ्री एफ हार्मोन में कौन कौन से शामिल होते हैं? तो एड्रेनलिन को थ्री एफ हार्मोन भी कहते हैं। इनमें से फियर, फाइट और फ्लाइट ये शामिल होता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन हमें फियर दे रखा है, बी ऑप्शन हमें फाइट दे रखा है और सी ऑप्शन हमें फोकस दे रखा है और डी ऑप्शन हमें फ्लाइट दे रखा है। तो हम तो जानते हैं कि एड्रेनलिन को थ्री एफ हार्मोन कहते हैं और इनमें से यहाँ पे फियर, फाइट और फ्लाइट ये तो शामिल होते हैं। फियर भी शामिल होता है, फाइट भी शामिल होता है और फ्लाइट भी शामिल होता है, लेकिन फोकस इनमें नहीं होता है और हमें नेगेटिव वे में पूछा गया है, इसलिए फोकस इसका राइट ऑप्शन होगा। यदि पॉजिटिव वे में पूछा होता तो फियर, फाइट और फ्लाइट ए बी डी इसका राइट ऑप्शन होता, लेकिन हमें नेगेटिव वे में पूछा गया है, इसलिए सी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। आपको एड्रीनलिन के बारे में ध्यान में रखना है कि एड्रीनलिन को थ्री एफ हार्मोन कहते हैं और यह तनाव में सक्रिय होता है। इसमें देखो, इसमें क्या होता है कि फियर भी होता है, फाइट भी होता है और फ्लाइट भी होता है, लेकिन फोकस नहीं होता है। फोकस नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे सी ऑप्शन हमें राइट ऑप्शन करना है क्योंकि नेगेटिव वे में पूछा हुआ है। अब आगे हम बात करते हैं 53 नंबर के क्वेश्चन के ऊपर। देखिए, यहाँ पे हमें 53 नंबर का हमें क्वेश्चन दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि एडीएच या वासोप्रेसिन को स्रावित करती है? कौन सी ग्रंथि एडीएच या वासोप्रेसिन को स्रावित करती है? यहाँ पे ए ऑप्शन हमें दे रखा है वृक्क, बी ऑप्शन दे रखा है यकृत, सी ऑप्शन हमें दे रखा है पिट्यूटरी ग्रंथि और डी ऑप्शन दे रखा है थायराइड ग्रंथि। चारों में से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है? निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि एडीएच या वासोप्रेसिन को स्रावित करती है? कौन सी ग्रंथि है जो वासोप्रेसिन या एडीएच को स्रावित करती है? कौन सी ग्रंथि है? तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा पिट्यूटरी ग्रंथि, सी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। पिट्यूटरी ग्रंथि, सी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा क्योंकि पिट्यूटरी ग्रंथि, देखो यहाँ पे हमें बोला गया था कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि एडीएच या वासोप्रेसिन को स्रावित करती है। तो कौन सी एडीएच या वासोप्रेसिन को स्रावित करती है? तो पिट्यूटरी ग्रंथि। देखो, पिट्यूटरी ग्रंथि का जो पिछला भाग होता है, यहाँ एडीएच या वासोप्रेसिन हार्मोन को स्रावित करता है और एडीएच शरीर में जल संतुलन को नियंत्रित करता है क्योंकि यहाँ वृक्कों द्वारा रक्त से अपशिष्ट को छानते समय जल की पुनः अवशोषण की मात्रा को नियंत्रित करता है, इसलिए पिट्यूटरी ग्रंथि इसका राइट ऑप्शन है। तो यहाँ पे हमें एडीएच के बारे में भी बताया गया था और वासोप्रेसिन के भी बारे में भी बताया गया था, इसलिए पिट्यूटरी ग्रंथि इसका राइट ऑप्शन है। क्योंकि आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि पिट्यूटरी ग्रंथि का जो पिछला भाग होता है वह एडीएच और वासोप्रेसिन हार्मोन दोनों को स्रावित करता है, इसलिए पिट्यूटरी ग्रंथि राइट ऑप्शन है। वृक्क गलत ऑप्शन हो गया, यकृत गलत ऑप्शन हो गया और थायराइड ग्रंथि गलत ऑप्शन हो गया। अब आगे हम बात करते हैं 54 नंबर के क्वेश्चन के ऊपर। यहाँ पे हमें 54 नंबर का क्वेश्चन दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथि प्रकार हार्मोन का हार्मोन को रक्त प्रवाह में सीधे स्रावित करता है, न कि शरीर के बाहरी भाग की ओर जाने वाली नलिकाओं में? देखो, क्वेश्चन थोड़ा लंबा चौड़ा दे रखा है, इसलिए क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक समझने की कोशिश करिए। एक बार हम क्वेश्चन को दोबारा रिपीट करते हैं, इसके बाद हम ऑप्शन देखते हैं। यहाँ पे हमें क्वेश्चन दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथि प्रकार हार्मोन को रक्त प्रवाह में सीधे स्रावित करता है, न कि शरीर के बाहरी भाग की ओर जाने वाली नलिकाओं में? तो यहाँ पे ए ऑप्शन हमें दे रखा है अंतस्त्रावी ग्रंथि, बी ऑप्शन दे रखा है बहिस्त्रावी ग्रंथि और सी ऑप्शन दे रखा है सीरस ग्रंथि और डी ऑप्शन दे रखा है लक्षय ग्रंथि। चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? देखो, यहाँ पे दो क्वेश्चन, यहाँ पे एक ही प्रश्न से हम दो क्वेश्चन बन सकते थे, लेकिन यहाँ पे दोनों क्वेश्चनों को मिलाकर एक प्रश्न बनाया गया है, इसलिए थोड़ा सोच समझ के फिर हमें प्रश्न को करना है। क्योंकि अंतस्त्रावी ग्रंथि के बारे में भी आपको नॉलेज होना चाहिए और बहिस्त्रावी ग्रंथि के बारे में भी आपको नॉलेज होना चाहिए, तभी ये प्रश्न हो सकता है। सीरस ग्रंथि तो इसका गलत ऑप्शन है और यहाँ पे लक्षय ग्रंथि तो गलत ऑप्शन है। हो सकता है तो यहाँ पे इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन होगा। तो यदि आपको अंतस्त्रावी ग्रंथि के बारे में ज्ञान होगा तब ये प्रश्न कर पाओगे, या फिर आपको बहिस्त्रावी ग्रंथि के बारे में ज्ञान होगा तभी ये प्रश्न कर पाओगे, इसके अलावा नहीं कर पाओगे। केवल आपको एक का ही ज्ञान है तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पे बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथि प्रकार हार्मोन को रक्त प्रवाह में सीधे स्रावित करता है, न कि शरीर के बाहरी भाग की ओर जाने वाली नलिकाओं में। देखो, अंतस्त्रावी ग्रंथि किसे कहते हैं ये भी आपको ध्यान में होना चाहिए, क्योंकि अंतस्त्रावी ग्रंथियों को हम नलिका विहीन ग्रंथि भी कहते हैं, क्योंकि ये हार्मोन रासायनिक संदेशवाहकों को सीधे रक्त प्रवाह में स्रावित करती है और इनको नलिकाओं की आवश्यकता नहीं होती है। तो यहाँ पे बोला गया था कि सीधे स्रावित करता है, तो सीधे कौन स्रावित करता है यही देख लो। तो यहाँ पे सीधे तो अंतस्रावी ग्रंथि है, वो सीधे स्रावित करती है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन होगा।
देखो यहाँ पे नलिकाओं की जरूरत नहीं है, तो किसको नलिकाओं की जरूरत नहीं है? तो अंतःस्रावी ग्रंथि को नलिकाओं की जरूरत नहीं है। जबकि बहिःस्रावी को नलिकाओं की जरूरत होती है, क्योंकि बहिःस्रावी ग्रंथि अपने स्राव को नलिकाओं के माध्यम से शरीर की सतह या किसी आंतरिक गुहा तक स्रावित करती है, इसलिए बहिःस्रावी ग्रंथि में नलिकाओं की आवश्यकता होती है, जबकि अंतःस्रावी ग्रंथि में नहीं होती है। और यहाँ पे बोला गया था कि न कि शरीर के बाहरी भाग की ओर जाने वाली नलिकाओं में, तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा है? तो अंतःस्रावी ग्रंथि इसका राइट ऑप्शन है, क्योंकि अंतःस्रावी ग्रंथियों को हम नलिका विहीन ग्रंथि कहते हैं। ये बात तो आपको ध्यान में होगा। तो नलिका विहीन ग्रंथि, तो यहाँ पे यही तो बोला गया सीधे स्रावित होता है, तो सीधे किससे स्रावित होगा? नलिका विहीन ग्रंथियों से स्रावित होगा। तो ये इसका कौन सा ऑप्शन राइट है? अंतःस्रावी ग्रंथि, क्योंकि अंतःस्रावी ग्रंथि को ही हम नलिका विहीन ग्रंथि कहते हैं, क्योंकि ये हार्मोन नामक रासायनिक संदेशवाहकों को सीधे रक्त प्रवाह में स्रावित करता है, और इनको नलिकाओं की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए अंतःस्रावी ग्रंथि इसका राइट ऑप्शन होगा। और बहिःस्रावी ग्रंथि गलत क्यों हो गया? क्योंकि बहिःस्रावी ग्रंथि अपने स्राव को नलिकाओं के माध्यम से शरीर की सतह या किसी आंतरिक गुहा में स्रावित करती है, इसलिए बहिःस्रावी ग्रंथि भी गलत ऑप्शन है और अंतःस्रावी ग्रंथि इसका राइट ऑप्शन है। आगे हम बात करते हैं 55 नंबर के क्वेश्चन के ऊपर। ये क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे हमें ये क्वेश्चन दे रखा है कि अंतःस्रावी तंत्र का मुख्य मुख्य ग्रंथि अंतःस्रावी तंत्र का मुख्य ग्रंथि जो मस्तिष्क के आधार पर स्थित है, क्या है? देखो, अंतःस्रावी तंत्र का मुख्य ग्रंथि जो मस्तिष्क के आधार पर स्थित है, क्या है? यहाँ पे ए ऑप्शन दे रखा है एपिकल ग्रंथि, बी ऑप्शन दे रखा है बार्थोलिन ग्रंथि, सी ऑप्शन दे रखा है पिट्यूटरी ग्रंथि, और डी ऑप्शन दे रखा है थायराइड ग्रंथि। चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? अंतःस्रावी तंत्र का मुख्य ग्रंथि जो मस्तिष्क के आधार पर स्थित है, क्या है? क्या है? देखो, एपिकल ग्रंथि, बार्थोलिन ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि या फिर थायराइड ग्रंथि। चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? तो देखो, यहाँ पे मुख्य ग्रंथि की बात की जा रही है, इसलिए मुख्य ग्रंथि की बात की जा रही है, इसलिए पिट्यूटरी ग्रंथि इसका राइट ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन, क्योंकि हम जानते हैं कि अंतःस्रावी ग्रंथि का मुख्य ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि है। देखो, अंतःस्रावी का मुख्य ग्रंथि कौन सा है? तो पिट्यूटरी ग्रंथि है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन कौन सा है? सी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि अंतःस्रावी का मुख्य ग्रंथि पूछा गया था, तो हम जानते हैं कि अंतःस्रावी तंत्र का मुख्य ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि होता है, जो मस्तिष्क के आधार पर स्थित होती है, और इसे मुख्य ग्रंथि भी कहा जाता है, क्योंकि यह थायराइड ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि, गोनाइड्स आदि जैसे कई अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों के कार्यों को नियंत्रित करती है, इसलिए पिट्यूटरी ग्रंथि को ही हम मुख्य ग्रंथि कहते हैं। और मुख्य ग्रंथि के लिए पिट्यूटरी ग्रंथि सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है, एपिकल ग्रंथि गलत ऑप्शन है, बार्थोलिन ग्रंथि गलत ऑप्शन है, और थायराइड ग्रंथि गलत ऑप्शन है। समझ में आ गया होगा या फिर नहीं आया? यदि आपको कोई भी किसी भी क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत है, तो आप कमेंट कर सकते हो, और नहीं समझ में आता है तो क्लास को 1 से 2 बार रिपीट करके देख लेना, तभी आपको समझ में आएगा, क्योंकि प्रत्येक क्वेश्चन को अच्छे से समझना है तो प्रत्येक क्लास को 2 से 3 बार तो रिपीट करके देखना ही होगा, क्योंकि आप एक बार में ये पूरा नहीं समझ सकते, क्योंकि एक बार में आपको हो सके तो 25% समझ में आए, दूसरी बार में देखोगे तो आपको 50% समझ में आएगा, तीसरी बार में आप देखोगे तो 75% समझ में आएगा, और चौथी बार में आप देखोगे तो 100% आपको समझ में आ जाएगा। तो आप क्लास को एक बार ही देखकर ना छोड़े, क्योंकि आप 2 से 3 बार रिवीजन कर ले, क्योंकि 2 बार से 3 बार रिपीट करके क्लास देखने में ही ज्यादा फायदा है, क्योंकि एक बार में आप समझ जाओगे तो ये सब पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे हमें बोला गया था कि अंतःस्रावी तंत्र का मुख्य ग्रंथि जो मस्तिष्क के आधार पर स्थित होती है, हम जानते हैं कि अंतःस्रावी तंत्र का मुख्य ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि है, जो मस्तिष्क के आधार पर स्थित होती है, और इसे मुख्य ग्रंथि कहा जाता है, क्योंकि यह थायराइड ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि, गोनाइड्स आदि जैसे कई अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों के कार्यों को नियंत्रित करती है, इसलिए पिट्यूटरी ग्रंथि इसका राइट ऑप्शन है, बाकी के ऑप्शन इसका गलत ऑप्शन है। अब आगे देखते हैं 56 नंबर के क्वेश्चन के ऊपर। यहाँ पे हमें 56 नंबर का क्वेश्चन दे रखा है कि आपातकालीन हार्मोन जैसे एड्रेनालिन और नोर एड्रेनालिन निम्नलिखित से स्रावित होते हैं। एड्रेनालिन और नोर एड्रेनालिन किसके द्वारा स्रावित होते हैं, ये हमें देखना है। आपातकालीन हार्मोन जैसे एड्रेनालिन और नोर एड्रेनालिन निम्नलिखित से स्रावित होते हैं, किससे स्रावित होते हैं? यहाँ पे ए ऑप्शन हमें दे रखा है हाइपोथैलेमस, बी ऑप्शन दे रखा है थायराइड, सी ऑप्शन हमें दे रखा है एड्रिनल कार्टेक्स, और डी ऑप्शन दे रखा है एड्रिनल मेडुला। चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? देखो, यहाँ पे हमें बोला गया है कि आपातकालीन हार्मोन जैसे एड्रेनालिन और नोर एड्रेनालिन निम्नलिखित से स्रावित होते हैं, किससे स्रावित होते हैं? तो एड्रिनल कार्टेक्स या फिर एड्रिनल मेडुला। देखो, इन दोनों सी और डी में से कोई एक ऑप्शन राइट ऑप्शन हो सकता है, तो देखो इसका एड्रिनलिन
एड्रेनालिन और नॉर एड्रेनालिन, तो इसके लिए एड्रिनल मेडुला इसका राइट ऑप्शन होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि आपातकालीन हार्मोन जैसे यहाँ पे दे रखा है कि एड्रेनालिन और नॉर एड्रेनालिन एड्रिनल मेडुला से स्रावित होते हैं। किससे स्रावित होते हैं? तो एड्रिनल मेडुला से स्रावित होते हैं, जो एड्रिनल ग्रंथि का आंतरिक भाग होता है और यहाँ फाइट या फ्लाइट प्रतिक्रिया को प्रारंभ करने वाले हार्मोन को नियंत्रित करता है। इसलिए यहाँ पे एड्रिनल मेडुला इसका राइट ऑप्शन है। जो एड्रेनालिन होता है, इस एड्रेनालिन की हम बात कर रहे हैं। एड्रेनालिन अल्पकालिक तनाव जैसे हमें कभी अचानक झटका लग जाता है या फिर भय की स्थिति बन जाती है, तब इसका एड्रेनालिन का स्राव होता है। और नॉर एड्रेनालिन का स्राव कब होता है? तो नॉर एड्रेनालिन रक्त वाहिकाओं को संकुचित करने का काम करता है। तो यहाँ पे आपातकालीन हार्मोन की बात की जा रही थी। आपातकालीन हार्मोन जैसे एड्रेनालिन और नॉर एड्रेनालिन निम्नलिखित से स्रावित होते हैं। तो यहाँ पे कंबाइंड रूप से प्रश्न पूछा गया है, तो यहाँ पे इसका कौन सा ऑप्शन राइट होगा? एड्रिनल मेडुला इसका राइट ऑप्शन होगा, क्योंकि आपातकालीन हार्मोन एड्रेनालिन और नॉर एड्रेनालिन एड्रिनल मेडुला से स्रावित होते हैं, इसलिए एड्रिनल मेडुला इसका राइट ऑप्शन है, डी ऑप्शन। एड्रिनल कार्टेक्स भी गलत ऑप्शन कर लेना, एड्रिनल मेडुला इसका राइट ऑप्शन है। अब आगे हम बात करते हैं 57 नंबर के क्वेश्चन के ऊपर। इस क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक समझिए। यहाँ पे हमें क्वेश्चन दे रखा है कि निम्नलिखित को मिलान करें और नीचे दिए गए कोड से सही विकल्प चुने। यहाँ पे एक तरफ तो रोड दे रखा है, रोग दे रखा है, और दूसरी तरफ ग्रंथियों के नाम दे रखे हैं। यहाँ पे ए में दे रखा है एडिशन रोग, बी में दे रखा है टेटनी, सी में दे रखा है एक्रोमेगाली और डी में दे रखा है मैक्सो एडेमा। और यहाँ पे दे रखा है पिट्यूटरी ग्रंथि, थायराइड, एड्रिनल कार्टेक्स और पैराथायराइड, और नीचे ए बी सी डी ऑप्शन दे रखे हैं। देखो अब हमें कौन कौन से रोग किससे होते हैं ये हमें यहाँ पे ध्यानपूर्वक मिलान करना है। एडिशन रोग किससे होता है? तो एडिशन रोग एड्रिनल कार्टेक्स से होता है। एडिशन रोग किससे होता है? तो एडिशन रोग एड्रिनल कार्टेक्स से होता है। और देखो एड्रिनल रोग किससे संबंधित होता है? तो एड्रिनल कार्टेक्स से संबंधित होता है। और किसकी कमी से होता है? तो कार्टिसोल की कमी से होता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो यहाँ पे एडिशन रोग एड्रिनल कार्टेक्स 1 का 3 कहाँ दे रखा है? यहाँ पे 1 का 3 ए में भी दे रखा है और सी में भी दे रखा है और डी में भी दे रखा है। बी ऑप्शन को गलत कर लो, बी को मैंने गलत कर लिया। यहाँ पे टेटनी, टेटनी किससे संबंधित होता है? तो टेटनी पैराथायराइड से संबंधित होता है। तो मैंने बी को 4 से संबंधित कर लिया। अब बी में 4 कहाँ दे रखा है? तो बी में 4 सी और डी में दे रखा है और ए में भी नहीं दे रखा है। तो यहाँ पे सी और डी में से कोई एक राइट ऑप्शन होगा। तीसरे को और देख लो, एक्रोमेगाली किससे संबंधित होता है? तो एक्रोमेगाली यहाँ पिट्यूटरी ग्रंथि से संबंधित होता है। तो यहाँ पे सी का 1 कहाँ दे रखा है? यहाँ पे देखिए सी का 1 हमें सी में दे रखा है और डी में तो 2 दे रखा है, इसलिए यहाँ पे डी तो गलत ऑप्शन हो गया, सी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। और यहाँ पे मिक्सो एडेमा, मिक्सो एडेमा किससे होता है? तो यह थायराइड से होता है। तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है एडिशन रोग किससे संबंधित होता है? तो एडिशन रोग एड्रिनल कार्टेक्स से संबंधित होता है। टेटनी रोग पैराथायराइड से संबंधित होता है। एक्रोमेगाली पिट्यूटरी ग्रंथि से संबंधित होता है और मिक्सो एडेमा यह थायराइड से संबंधित होता है। तो आपको यहाँ पे ये बातें ध्यान में रखनी है। यदि आपको वन लाइनिंग वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं तब भी आपको यहाँ पे आपको एक ही याद हो तब भी चल जाएगा, लेकिन आपको सभी याद रखने, क्योंकि आपको मिलान चिन्ह वाले इस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं तब आपको ये ध्यान में होना चाहिए कि एडिशन रोग एड्रिनल कार्टेक्स से संबंधित होता है, टेटनी रोग यहाँ पैराथायराइड से संबंधित होता है, एक्रोमेगाली पिट्यूटरी ग्रंथि से संबंधित होता है और मिक्सो एडेमा यह थायराइड से संबंधित होता है। अब यहाँ पे एडिशन रोग तो एड्रिनल कार्टेक्स से संबंधित होता है, ये तो हमने देख लिया, लेकिन यह किसकी कमी से होता है ये भी आपको ध्यान में होना चाहिए। एडिशन रोग किसकी कमी से होता है? तो कार्टिसोल की कमी के कारण होता है। टेटनी रोग किसकी कमी से होता है? तो यहाँ कैल्शियम स्तर की कमी से होता है। एक्रोमेगाली रोग किसकी कमी से होता है? तो यहाँ यहाँ देखो एक्रोमेगाली किसकी कमी से होता है? तो यहाँ ग्रोथ हार्मोन के अत्यधिक स्राव से होता है। और मिक्सो एडेमा किसकी कमी से होता है? तो यह थायराइड हार्मोन की कमी से होता है। तो यहाँ पे किसकी कमी से कौन सा रोग होता है और किस ग्रंथि से संबंधित होता है? तो यहाँ पे मैं तीनों बातें आपको बता रहा हूँ। तो देखो यहाँ पे रोग दे रखे, ग्रंथि दे रखे, और आपको ये भी ध्यान में रखना है कि कौन सा रोग किसकी कमी से होता है। तो हम यहाँ पे 9 बात यहाँ पे
सभी की का हम अध्ययन कर रहे हैं। जैसे ये रोग, एक तरफ तो हमें ये रोग दे रखे, दूसरी तरफ ये हमें ग्रंथि दे रखा है, और एक तरफ आप ये भी लिख सकते हो कि किसकी कमी से ये सारे रोग हो रहे हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। जैसे एडिसन रोग किससे संबंधित होता है? तो एडिसन रोग एड्रिनल कार्टेक्स से संबंधित होता है। किसकी कमी से होता है? तो कोर्टिसोल की कमी के कारण यह रोग होता है। टेटनी किससे संबंधित होता है? तो टेटनी पैराथायराइड ग्रंथि से संबंधित होता है। और किसकी कमी से होता है? तो कैल्शियम स्तर की कमी से होता है। एक्रोमेगाली, एक्रोमेगाली पिट्यूटरी ग्रंथि से संबंधित होता है, और यह ग्रोथ हार्मोन के अत्यधिक स्राव से होता है। मिक्सोएडेमा, मिक्सोएडेमा थायराइड ग्रंथि से संबंधित होता है, और यह थायराइड हार्मोन की कमी से होता है। तो यहाँ पे किसकी कमी से होता है, कौन सा रोग होता है, और किस ग्रंथि से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे तीनों बातें मैंने आपको बता दी। अब आगे हम बात करते हैं 58 नंबर के क्वेश्चन के ऊपर। यहाँ पे 58 नंबर का हमें क्वेश्चन दे रखा है कि थायरोक्सिन का के संश्लेषण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक है। थायरोक्सिन के संश्लेषण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक है। यहाँ पे ए ऑप्शन हमें दे रखा है सोडियम, बी ऑप्शन दे रखा है पोटेशियम, सी ऑप्शन दे रखा है आयोडीन, और डी ऑप्शन दे रखा है तांबा। चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? थायरोक्सिन के संश्लेषण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक है? कौन सा आवश्यक है? तो ये आयोडीन आवश्यक है, इसलिए सी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। सोडियम गलत हो गया, पोटेशियम गलत हो गया, और तांबा गलत हो गया, क्योंकि हम जानते हैं कि थायरोक्सिन और ट्राइजोडोथायरोनिन के उत्पादन के लिए आयोडीन आवश्यक होता है, जो थायराइड ग्रंथि द्वारा थायराइड हार्मोन संश्लेषण के लिए उपयोग किया जाता है। इसलिए आयोडीन इसका राइट ऑप्शन है। सोडियम, पोटेशियम और तांबा इसका गलत ऑप्शन है। अब आगे हम बात करते हैं 59 नंबर के क्वेश्चन के ऊपर। यहाँ पे दे रखा है 59 नंबर का क्वेश्चन, समझिए। यहाँ पे हमें दे रखा है कि एक्स ग्रंथि हार्मोन स्रावित करती है जो रक्त में लवणों के संतुलन को बनाए रखती है। एक्स क्या है? यहाँ पे ए ऑप्शन हमें दे रखा है थायराइड, बी ऑप्शन दे रखा है अग्नाशय, सी ऑप्शन दे रखा है एड्रिनल, और डी ऑप्शन दे रखा है पिट्यूटरी। चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? एक्स ग्रंथि हार्मोन स्रावित करती है। एक्स ग्रंथि क्या है? तो हार्मोन स्रावित करती है जो रक्त में लवणों के संतुलन को बनाए रखती है। तो एक्स क्या है? तो एक्स क्या होगा? तो यहाँ पे थायराइड, अग्नाशय, एड्रिनल और पिट्यूटरी। देखो क्वेश्चन को वापिस समझिए। देखो क्वेश्चन हमें दे रखा है कि एक्स ग्रंथि, एक्स तो एक ग्रंथि है, और यह हार्मोन स्रावित करती है। हार्मोन स्रावित करती है जो रक्त में लवणों के संतुलन को बनाए रखती है। तो एक्स क्या है? तो एक्स इनमें से क्या होगा? तो एक्स एड्रिनल होगा। एक्स क्या होगा? तो एड्रिनल होगा। तो सही कथन क्या हो जाएगा? एड्रिनल हार्मोन स्रावित करती है जो रक्त में लवणों के संतुलन को बनाए रखती है। तो यहाँ पे एड्रिनल ग्रंथि इसका राइट ऑप्शन होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि एड्रिनल ग्रंथि हार्मोन स्रावित करती है जो रक्त में लवणों के संतुलन को बनाए रखती है, और यह एल्डोस्टेरोन हार्मोन का उत्पादन और स्राव करती है। और एड्रिनल ग्रंथि जिसे सुप्रारीनल ग्रंथि भी कहते हैं, और दोनों वृक्कों के ऊपर स्थित छोटी त्रिकोणीय आकार की ग्रंथियां होती है, इसलिए एड्रिनल ग्रंथि इसका राइट ऑप्शन होगा। और थायराइड ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि और पिट्यूटरी ग्रंथि इसका गलत ऑप्शन होगा। तो थायराइड जो एड्रिनल ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि के बारे में आपको केवल इतनी बात ध्यान में रखनी है कि एड्रिनल ग्रंथि हार्मोन स्रावित करती है और जो रक्त में लवणों के संतुलन को बनाए रखती है, इसलिए इसका कौन सा ऑप्शन राइट है? एड्रिनल ग्रंथि इसका राइट ऑप्शन है, क्योंकि हमें यही बोला गया था कि लवणों के संतुलन को बनाए रखती है। तो कौन सी ग्रंथि है जो लवणों के संतुलन को बनाए रखती है? तो एड्रिनल ग्रंथि। एड्रिनल ग्रंथि है वो लवणों के संतुलन को बनाए रखती है, इसलिए सी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है, बाकी के ऑप्शन इसके गलत ऑप्शन है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें दे रखा है कि ग्लूकागोन एक हार्मोन है जो निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्रावित होता है। ग्लूकागोन एक हार्मोन है जो निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्रावित होता है। तो किसके द्वारा स्रावित होता है? यहाँ पे ए ऑप्शन हमें दे रखा है अग्नाशय के लेंगरहैंस द्वीपों के अल्फा कोशिकाएं, बी ऑप्शन दे रखा है अग्नाशय के लेंगरहैंस द्वीपों के बीटा कोशिकाएं, सी ऑप्शन दे रखा है अग्नाशय के लेंगरहैंस द्वीपों के डेल्टा कोशिकाएं, और पिट्यूटरी ग्रंथि का न्यूरो हाइपोफिसिस। तो चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? देखो ग्लूकागोन एक हार्मोन है जो निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्रावित होता है। तो किसके द्वारा स्रावित होता है? तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें अल्फा कोशिकाएं, देखो आगे तो सेम ही दे रखा है, पीछे देखिए, पीछे हमें अल्फा कोशिकाएं दे रखा है, बीटा कोशिकाएं दे रखा है, और डेल्टा कोशिकाएं दे रखा है। डी ऑप्शन तो वैसे भी गलत ऑप्शन हो गया, क्योंकि यहाँ पे दे रखा है कि पिट्यूटरी ग्रंथि का न्यूरो
हाइपोफिसिस दे रखा है, ये तो गलत ऑप्शन है। अब यहाँ पे ग्लूकागन के बारे में बात की जा रही है। ग्लूकागन एक हार्मोन है जो किसके द्वारा स्रावित होता है, तो ग्लूकागन यहाँ अल्फा कोशिकाओं से स्रावित होता है, इसलिए इसका कौन सा ऑप्शन राइट ऑप्शन है, ए ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। क्योंकि हम जानते हैं कि ग्लूकागन एक पेप्टाइड हार्मोन होता है जो अग्नाशय के लैंगरहैंस द्वीपों के अल्फा कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है, इसलिए इसका कौन सा ऑप्शन राइट है, अल्फा कोशिकाएं, ए ऑप्शन राइट ऑप्शन है। यहाँ पे बीटा कोशिकाएं दे रखा है, ये गलत ऑप्शन हो गया। डेल्टा कोशिकाएं दे रखा है, इसलिए यह भी गलत ऑप्शन हो गया। तो आपको यहाँ पे बीटा कोशिका वाला गलत कर लिया, डेल्टा कोशिका वाला गलत कर लिया और अल्फा कोशिका वाला भी आपको राइट ऑप्शन करना है। क्योंकि आपको ये ध्यान में होना चाहिए कि ग्लूकागोन क्या होता है, तो ग्लूकागन एक पेप्टाइड हार्मोन होता है जो अग्नाशय के लैंगरहैंस द्वीपों के अल्फा कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है, जो रक्त ग्लूकोज स्तर को बनाए रखने के लिए आवश्यक होता है, इसलिए इसका ए ऑप्शन अग्नाशय के लैंगरहैंस द्वीपों के अल्फा कोशिकाएं राइट ऑप्शन है। तो आज के सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, ऐसी मैं आपसे अपेक्षा करता हूँ। आज की क्लास को हम यही एंड कर लेते हैं, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।